Hello friends, welcome to Divika's Biology. Today we continue chapter number 13 photosynthesis in higher plants. तो हमारा पहला टॉपिक है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इज फॉर एटीपी फॉर्मेशन. ये जो हाइपोथेसिस है वो एटीपी फॉर्मेशन के लिए दिया गया. दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय मिशेल इन 1961. इन्होंने क्या कहा कि एटीपी सिंथेसिस लिंक करती है प्रोटॉन ग्रेडियंट पर. एटीपी सिंथेसिस इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है थाइलाकॉइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अक्रॉस. ठीक है. दिस हाइपोथेसिस लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस टू प्रोटॉन ग्रेडियंट. अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है? द प्रोसेस दैट कॉज डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज. दो कारण हैं जो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट्स डेवलप करते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में. थाइलाकॉइड और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस होता है. थाइलाकॉइड में प्रोटॉन ग्रेडियंट ल्यूमन के अंदर, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है. प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है. अब रीजन फॉर द प्रोटॉन ग्रेडियंट. First, splitting of water molecules occur inside the lumen of the thylakoid. थाइलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर वाटर का स्प्लिट होता है जिसके कारण से हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और प्रोटॉन बनते हैं. हाइड्रो आयंस और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, चाहे उसे हाइड्रोजन आयंस बोलिए चाहे प्रोटॉन. दूसरा रीजन है जो थाइलाकॉइड के अंदर हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है. सेकेंड रीजन है दिस हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से भी हाइड्रोजन आयंस थाइलाकॉइड के ल्यूमन में आ जाते हैं. कब? ड्यूरिंग एनएडीपी रिडक्टेज कैटेलाइज द रिएक्शन. जब एनएडीपी रिडक्टेज रिएक्शन को कैटेलाइज करता है उस टाइम पर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस थाइलाकॉइड के ल्यूमन्स में आ जाते हैं. अब थाइलाकॉइड के ल्यूमन्स में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस हो जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, तो इस कारण से ये बन जाता है हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन ग्रेडियंट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइलाकॉइड. इन द ल्यूमन देयर इज अ हाइड्रोजन ions or proton ions. Thus, the concentration of hydrogen ion decreases in stroma and increases in the thylakoid lumen. अब क्या हो गया? थाइलाकॉइड के ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कम हो गई है. सो दे फॉर्म द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. दिस ग्रेडियंट इज इम्पॉर्टेंट. ये ग्रेडियंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये ग्रेडियंट टूटेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, तो इसके ब्रेकडाउन होने पे एटीपी का रिलीज होगा. अब ये जो ग्रेडियंट है ये कौन ब्रेकडाउन करता है, कैसे ब्रेकडाउन होता है? द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा. अब ये जो ग्रेडियंट बना है वो तभी डिस्टर्ब होगा जब थाइलाकॉइड के ल्यूमन से प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयंस मूव करके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आ जाएं. प्रोटॉन्स मूव टू द स्ट्रोमा अकर्स थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ द एफ नोट ऑफ द एटीपीएस. ये जो हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ये होता है ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल की हेल्प से. ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल कौन बना रहा है? एटीपीएस एंजाइम का एफ नोट पार्ट.
एटीपीएस एक एंजाइम है जिसके दो पार्ट होते हैं। तो एटीपीएस एंजाइम का एफ नोट पार्ट ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करता है और ये थाइलाकॉइड के ल्यूमन से हाइड्रोजन आयंस को क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ले आता है। एटीपीएस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एफ नोट पार्ट जो एम्बेडेड है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में और वो कैसे काम कर रहा है, act as a transmembrane channel that carries out the facilitated diffusion of proton across the membrane. Second part of the ATPase enzyme is F note. F note is protrude on the outer surface of the thylakoid membrane. जो F note part है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, कहाँ पे, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में। This is the ATPase. This part is F1 which is protrude outside at the face of stroma, and this is the F node part which is forming the transmembrane channel and embedded in the thylakoid membrane. Breakdown of the gradient, जैसे ही ये ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होगा, जैसे ही थाइलाकॉइड के ल्यूमन से हाइड्रोजन का मूवमेंट स्ट्रोमा में होने लगेगा तो क्या होगा, देयर इज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द एफ नोट पार्टिकल। एटीपीएस एंजाइम के एफ नोट पार्टिकल में एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगा जो क्या सिंथेसाइज करेगा, सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी पैकेट्स। एटीपी and NADPH produced due to the movement of electron is used immediately to fix the CO2 to form the sugar। जो ये ATP भी प्रोड्यूस्ड हुआ है, NADPH बना है, ये किस में यूज हो जाएगा, CO2 को फिक्स करने में और शुगर की फॉर्मेशन में। The product of light reaction used to drive the process leading to the synthesis of sugar। अभी जो हमने ऊपर देखा था वो लाइट रिएक्शन थी और हमने देखा कि उसका जो एटीपी NADPH जो भी प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के, वो सब यूज हो रहे हैं शुगर के सिंथेसिस में। सो दे आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, रिडक्टिव पेंटोस शुगर फॉस्फेट पाथवे। C3 साइकिल के तीन नाम हैं, C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल, रिडक्टिव पेंटोस शुगर phosphate pathway. So this cycle given by Melvin, Calvin, Benson and their colleagues used radioactive 14 carbon and chlorella and Cinedemus algae to discover that first carbon dioxide fixation product is 3 carbon organic compound। मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो है 3 कार्बन प्रोडक्ट। 3 कार्बन प्रोडक्ट की वजह से इस साइकिल का नाम हो गया C3 साइकिल। C3 कार्बन प्रोडक्ट का नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और PGA। लेटर ऑन, फिर बाद में लेटर ऑन अ न्यू कंपाउंड वर डिस्कवर्ड, फिर उन्होंने एक नया कंपाउंड डिस्कवर किया जो था 4 कार्बन विच इज कॉल्ड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन कंपाउंड के बेसिस में इन्होंने फिर एक दूसरी साइकिल दे दी जिसे कहा C4 साइकिल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दे आर नेम्ड C3 एंड C4 पाथवे। सो यहां से स्टार्ट होती है हमारी कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के 3 फेज हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। तो सबसे पहला पार्ट है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या है, फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हमने अभी पढ़ा था कि जो मेल्विन था उन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था जो फर्स्ट फिक्सेशन ऑफ CO2 प्रोडक्ट है वो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट स्टेप ही यही है, फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू द 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। कार्बोक्सिलेशन ऑफ
आरयूबीपी क्या है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। कार्बोक्सिलेशन में राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। आरयूबीपी तो सेम हो गया, एंजाइम है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। जब किसी के पीछे एज लगता है तो वो एंजाइम को डिनोट करता है, ठीक है। तो एंजाइम यूज हुआ कार्बोक्सिलेशन में आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम which result in the formation of 2 molecule of 3-PGA। यानी अब कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या बना? 2 molecule of PGA, 3-phosphoglyceric acid। ये केल्विन साइकिल है। तो हमारे पास हमने C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेप पढ़ा, फर्स्ट फेज पढ़ा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा था? CO2 का फिक्सेशन हो रहा था और 3-फोस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन या 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हो रहा था। ये किससे बन रहे हैं? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। यानी राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में CO2 का क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। उसके बाद क्या बन जाता है? 3-फोस्फोग्लिसरेट। ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके कार्बोक्सिलेशन के बाद, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फोस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट स्टेप है केल्विन साइकिल रिडक्शन। इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। रिडक्शन में नंबर ऑफ रिएक्शंस आती हैं जिसके कारण से फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH खर्च होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को रिड्यूस करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH की जरूरत होती है। 6 टर्न ऑफ दिस साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द पाथवे। इस साइकिल के 6 टर्न रिक्वायर्ड होते हैं 1 मॉलिक्यूल को इस पाथवे से बाहर निकालने के लिए। सेकेंड स्टेप है केल्विन साइकिल का रिडक्शन। हमने पढ़ा था रिडक्शन में ATP और NADPH यूज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। और रिडक्शन के बाद फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का, या ग्लूकोज क्या है? एक ट्रायोज फोस्फेट। जब रिडक्शन के बाद ट्रायोज फोस्फेट बन रहा है तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो जा रहा है, सुक्रोज, स्टार्च। और हमने अभी एक्सप्लेन किया था देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। रिडक्शन में बेसिकली 2 स्टेप हैं जो हमें याद रखना है कि रिडक्शन के बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड थिंग, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH का यूज हो रहा है। थर्ड स्टेप है रीजेनरेशन। इट इज द जनरेशन ऑफ RUBP, यानी फिर से राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ साइकिल, ताकि साइकिल कंटिन्यू हो सके। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। This is the third step of the Calvin cycle, regeneration. 1 ATP of molecule is used and ribulose 1,5 phosphate or RUBP is regenerated. For every molecule of CO2 entering the Calvin cycle, CO2 कहाँ पे एंटर हो रहा था? जब कार्बोक्सिलेशन हो रहा था। Next pathway is C4 pathway, which is also known as Hatch-Slack pathway. Hatch and Slack in 1965 and 1967 worked in plants growing in dry tropical region like the maize and sugarcane. Hatch and Slack ने ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के प्लांट के ऊपर स्टडी करी और इन्होंने एक ये फाइंड आउट किया कि इन प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन ना होकर के 4 कार्बन है, और ये जो कंपाउंड है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।
ये 4 कार्बन के बेसिस पर इन्होंने इस साइकिल का नाम रख दिया C4 पाथवे और C4 साइकिल। C4 प्लांट्स थोड़े डिफरेंट थे C3 प्लांट से। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट्स में क्रैंच एनाटॉमी पाई गई। क्रैंच एनाटॉमी क्या है? इन क्रैंच एनाटॉमी vascular bundles are surrounded by the bundle sheath cells arranged in the wreath-like manner. तो C4 प्लांट्स में इन्होंने क्रैंच एनाटॉमी को करेक्टराइज किया विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड थिक वॉल इम्परवियस टू द गैसेस एंड एब्सेंस ऑफ द इंटरसेलुलर स्पेसिस। इन्होंने C4 प्लांट्स में क्रैंच एनाटॉमी देखी और देखा कि यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं, थिक वॉल है जो गैस की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है, और एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, और सेल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल फोस्फोइनोल पाइरुवेट। इस साइकिल में जो सबसे फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है वो था 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ये प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में, और एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में वो है PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। This is the diagram which is showing the Hatch and Slack pathway. Phosphoenol pyruvate is the first CO2 acceptor molecule present in the mesophyll cell. Mesophyll cell में phosphoenol pyruvate कंपाउंड है जो सबसे फर्स्ट एक्सेप्टर है CO2 मॉलिक्यूल का। CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाता है C4 एसिड। फर्स्ट कार्बन कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड इन दिस इज C4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन होने के कारण इस साइकिल का नाम दिया गया C4 साइकिल। तो फोस्फोइनोल पाइरुवेट वो फर्स्ट कंपाउंड है जो फर्स्ट एक्सेप्टर है CO2 मॉलिक्यूल का, और इसमें जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड बन रहा है वो है C4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मेसोफिल सेल में बनता है और ट्रांसपोर्ट होके चला जाता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में जाकर के ये 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना देता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बंडल शीथ सेल में। फर्दर ये मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये दोनों भी क्या है? C4 कार्बन कंपाउंड ही हैं। तो ये फिर से इनका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये रिलीज कर देता है CO2 को और बना देता है 3 कार्बन कंपाउंड। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड जो बना है बंडल शीथ सेल में, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में आकर के ये C3 कंपाउंड फिर से फॉर्मेशन कर देता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट का। तो ये साइकिल कैसे चल रही है? सबसे पहले फोस्फोइनोल पाइरुवेट पहला कंपाउंड है जो फर्स्ट CO2 को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ये बना देता है C4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो है C4 कार्बन कंपाउंड, सो दिस साइकिल नोन एज C4 साइकिल। फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो मेसोफिल सेल में फॉर्म हुआ है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है वो फिर से एक दूसरा 4 कार्बन कंपाउंड बना देगा, वो है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। दिस 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इज ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड एंड CO2. This C3 compound formed in the bundle sheath cell then transported into the again mesophyll cell. In mesophyll cell they again form the phosphoenol pyruvate. This is the mesophyll cell, bundle sheath cell, plasmodesmata which allow the movement of these carbon compounds, plasma membrane and cell membrane. The primary CO2 acceptor is 3 कार्बन मॉलिक्यूल फोस्फोइनोल पाइरुवेट। मैं इस पॉइंट को बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है
कि C4 साइकिल में जो फर्स्ट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो कौन है, तो आंसर है 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो फर्स्ट C4 साइकिल में कार्बन कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, तो वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। Oxaloacetic acid formed in the mesophyll cell forms a 4-carbon compound like malic acid or aspartic acid, which is transported to the bundle sheath cell. In bundle sheath cell, it is broken down into the CO2 and 3-carbon molecule. This 3-carbon molecule again return back to the mesophyll cell to form the PEP, phosphoenol pyruvate. The CO2 molecule released in the bundle sheath cell enters the Calvin cycle where the Revusco enzyme is present that forms the sugar with the help of this. This is the Crange anatomy, Hatch-Slack pathway, C4 cycle. Next topic is photorespiration. It is a light-dependent process of oxygenation of RUBP and release of carbon dioxide by the photosynthetic organ of plants. Photorespiration में क्या है? Photorespiration एक light dependent process है जिसमें RUBP का oxygenation हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। फोटोरेस्पिरेशन डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.3 to 21%. Presence of light and higher concentration of oxygen results in the binding of Rubisco enzyme with O2 to form PGA plus phosphoglycolate. PGA phosphoglyceric acid और phosphoglycolate। जब लाइट प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन में होता है तो रिबुस्को एंजाइम ज्यादा बाउंड होते हैं O2 से और बाइंड होकर के क्या बना देते हैं, PGA phosphoglyceric acid और phosphoglycolate. This pathway involves the chloroplast, peroxisome, mitochondria, photorespiration, but this photorespiration does not occur in the C4 plants. Difference between C3 plants and C4 plants. The leaves do not have the Cranch anatomy in case of C3 plants. Leaves of C4 plants shows the Cranch anatomy. Photorespiration occurs in C3 plants. Photorespiration doesn't occur. Rubusco is the first acceptor of CO2 in case of C3 plant, while PEP, phosphoenol pyruvate, is the first acceptor of CO2. PGA is the first stable product, while oxaloacetic is the first stable product. Plants are adopted, all climates, plants are adopted to the tropical climate. Mesophyll cells perform the complete photosynthesis. Mesophyll cells perform only initial fixation. Rest of the cycle completed in the bundle sheath cell, or this involves the both mesophyll cells or bundle sheath cells. Factors affecting the photosynthesis. First, light. As the light intensity increases, the rate of photosynthesis also increases until the light saturation. Light intensity जितनी ज़्यादा होगी photosynthesis उतनी ज़्यादा होगी, but at the until the saturation point. Carbon dioxide concentration. With increase in concentration of CO2, the rate of photosynthesis increases till the compensation point. Temperature, it doesn't influence the rate of photosynthesis directly, but at higher temperature, enzyme activity is inhibited due to the denaturation of enzyme, which affect the dark reaction. Temperature directly नहीं इफेक्ट कर रहा है, but it affects the enzyme activity. Water, due to increase in amount of water, rate of photosynthesis does not increase proportionally as after saturation. No more water is required during the photosynthesis. This chapter is completed. Thank you for watching the video. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you for watching.